वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के वर्क। तो सबसे पहले तो हम एक नज़र मार लेते हैं जो लिस्ट है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं द स्ट्रेट वेबलव एंड द अदर पोएम से। ये आया था 1849 में। ठीक है, इसके बाद आया था एम्पेडुकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स 1852 में। फिर है सोराब एंड रूस्तम 1853 में। पोएम्स अ न्यू एडिशन, ये भी एक वॉल्यूम था जो कि 1853 में आया था। इसके बाद आया था मैरोप अ ट्रेजिडी। ठीक है, ये एक ट्रेजिडी थी, नाम ध्यान रखना। जो भी पोएट होता है उसने जो ड्रामा लिखे होते हैं ना, उसको जरूर ध्यान रखना है आपको। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये एक ट्रांसलेशन किया था 1861 में। ऐसे इन क्रिटिसिज्म आया था 1865 में, फर्स्ट सीरीज आई थी, और 1888 में सेकंड सीरीज आई थी। दोनों के नाम जो हैं वो ध्यान रखने हैं। द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1857 में, और ये एक इनका क्रिटिसिज्म वर्क था। कल्चर एंड अनार्की, कलेक्शन ऑफ एसेज था एक्चुअली, 1859 में ये आया था। ओके, आगे देखते हैं सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, ये आया था 1870 में। फ्रेंडशिप स्कॉटलैंड 1871 में। लिटरेचर एंड डॉगमा 1873 में। गॉड एंड बाइबल 1875 में। लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन 1877 में। डिस्कोर्सेस इन अमेरिका 1885 में। और सिविलाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आया था 1888 में। इसके बाद इनके कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं। देखो, ये तो वॉल्यूम थे, वॉल्यूम के अंदर पोएम्स होती हैं ना। कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं एक बार। वो है डॉबर बीच, रग्बी चैपल, द स्कॉलर जिप्सी, थैवसिस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, द फोर सेकेंड मरमैन, स्टैंजाज फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रियूज। इसके बाद है साउदर्न नाइट, स्विट्जरलैंड, वैक्यूस्केट, ओबरमैन, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इनके आप नाम ध्यान रखना। ठीक है, शेक्सपियर, एक सोनेट थी शेक्सपियर के ऊपर। द फ्यूचर, कैनसिंगटन गार्डन्स, फ्लोमेला। नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ, कैलिक्लस सॉन्ग, मोरालिटी। ठीक है, आगे है अलेरिक एट होम, इसको हमने बायोग्राफी में एक बार देखा था, प्राइज विनिंग पोएम थी। क्रॉमवेल, इसको भी हमने बायोग्राफी में देखा था। द टेरेस एट वार्ने, टू मार्गरेट, इसके बारे में मैंने आपको बायोग्राफी में बताया था। फेडेड लीव्स, मेमोरियल वर्सेस। आगे है वर्ल्ड ऑफ डेड एंड माई सेरिनस। तो ये जो सारे नाम अभी मैंने पोएम्स के लिए, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जो पहली है वो है थैवसिस। थैवसिस देखो क्या है, ये एक मैथ्यू अर्नोल्ड की मोनोडी है। एक तरह से ये एलिजी है। ठीक है, मोनोडी क्या होती है, एक पोएम होती है जो डेथ के ऊपर लेमेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसमें थैवसिस ये एक एलिजी है, और ये किसको कमेमोरेट करती है, अर्नोल्ड के रग्बी और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान जो इनके फ्रेंड बने थे, बायोग्राफी में हमने देखा था, ऑर्थर ह्यू क्लफ। तो इनको याद करती है ये पोएम। ठीक है, क्लफ डाइड एट फ्लोरेंस ऑन नवंबर 13, 1861। फ्लोरेंस कहाँ पे, इटली में है। इट इज़ द कंपेनियन पोएम ऑफ द स्कॉलर जिप्सी, इसकी ये कंपेनियन पोएम है, इसके साथ ही पब्लिश हुई थी। एर्नोल्ड टेक्स 2 years टू राइट इट, 2 साल लगे इसे लिखने में, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है थैवसिस से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी एलजीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी एलजी किसके लिए लिखी गई है। ठीक, द पोएम इज फाइनली कंपोज्ड इन 1866। इट इज़ पब्लिश्ड इन मैकमिलान्स मैगजीन इन अप्रैल 1866, और ये इंक्लूड की गई थी न्यू पोएम्स, ये वॉल्यूम जो आया था 1867 में। ये एक पेस्टोरल एलिजी है, इसकी सेटिंग भी पेस्टोरल है। उसमें करेक्टर जो थैरिसिस वो क्लफ है, और जो कोरिडॉन है वो कौन है, वो अर्नोल्ड खुद हैं। बात समझ में आई, ये पूछा जाता है ये पॉइंट। थैरिसिस कौन है, क्लफ है, और कोरिडॉन कौन है, अर्नोल्ड है। चलिए आगे देखते हैं। लाइन्स है इसमें कुछ, उनको देख लेते हैं। अच्छी लाइन्स है, पूछी जाती हैं एग्जाम में। हाउ चेंज्ड इज हियर ईच स्पॉट मैन मेक्स और फिल्स। इसके बाद है वाई फेंटेस्ट दाउ, आई वंडर्ड टिल आई डाइड वोम ऑन द लाइट वी सॉट इज शाइनिंग स्टिल डॉस्ट दाउ आस्क प्रूफ अवर ट्री एट क्राउन्स द हिल। तो इसका देखो मतलब भी देख लेते हैं एक बार, कुछ लाइंस का मतलब भी समझ लेते हैं। वाई फेंटेस्ट दाउ, आई वंडर्ड टिल आई डाइड वोम ऑन। ठीक है, मैं मरते दम तक भटकता रहा। द लाइट वी सॉट इज शाइनिंग स्टिल, जो जिस रोशनी की हम तलाश कर रहे थे वो अभी तक चमक रही है। डॉस्ट दवास प्रूफ, तुम सबूत मांगते हो। अवर ट्रीज येट क्राउंस्टाइल, हमारे जो पेड़ हैं वो अभी तक उन पहाड़ियों का ताज है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। आगे है अवर स्कॉलर ट्रेवल्स एट द लव्ड हिल साइड, टाइम हैज कॉन्कर्ड थैवसिस।
With his death, Corydon has lost his rival in the musical concert. ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम ने, विजय ने थाइवसिस पे विजय पाली, वो सॉरी समय ने थाइवसिस पे विजय पाली। टाइम ने कॉन्कर कर लिया थाइवसिस को। उसकी डेथ के साथ ही जो कॉरिडॉन कौन है? एर्नोल्ड है। उन्होंने अपने राइवल को खो दिया एक म्यूजिकल कंसर्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, फॉर टाइम नॉट कॉरिडॉन हैथ कॉन्कर्ड दी, अलग फॉर कॉरिडॉन नो राइवल नाउ, अब जिप्सी स्कॉलर हॉन्ट्स आउट लिविंग दी। तो ये जो एर्नोल्ड ने खुद लिखा है कि थाइवसिस एक बहुत ही क्वाइट पोयम है एंड आई थिंक सॉलिड एंड सिंसियर। ये जो लाइन लिखी है, थाइवसिस इज अ वेरी क्वाइट पोयम बट आई थिंक सॉलिड एंड सिंसियर, ये एर्नोल्ड ने खुद कहा है। किसके बारे में कहा है? इस पोयम के बारे में कहा है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किस अपनी पोयम को उन्होंने कहा है सॉलिड एंड सिंसियर एंड अ वेरी क्वाइट पोयम। तो इस तरह से ही पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। द स्कॉल ऑफ जिप्सी, ये इनकी पोयम है। ठीक है, ये 1853 में आई थी। एर्नोल्ड्स पोयम ऑफ 25 स्टेंजा। 25 स्टेंजा काफ़ी लंबी पोयम, हर स्टेंजा में 10 लाइन्स है, मतलब टोटल कितनी होगी? 250 लाइन्स। एर्नोल्ड टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम जोसेफ क्लैनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। 1661 में ये आई थी, जोसेफ क्लैनविल की वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। इससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। तो मैंने हमेशा बताया कि जो सोर्स होता है जहाँ से कोई मटेरियल बोरो किया जाता है या इंस्पायर्ड होता है, तो उसको जरूर ध्यान रखना है। पोएम नरेट्स द एडवेंचर ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर। एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर होता है, वो इज टायर्ड ऑफ सीकिंग एडवांसमेंट। होता क्या है कि ज्वाइंस द जिप्सीज, वो जिप्सीज को ज्वाइन कर लेता है टू लर्न देयर लोर, रोम्स इन द वर्ल्ड विद देम एंड स्टिल हॉन्ट्स द ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड। अभी तक ऑक्सफोर्ड की जो कंट्री साइड है वहाँ भटक रहा है। द पोएम सोज एर्नोल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। एर्नोल्ड का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, वो ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है। फुल ऑफ मेलनकॉली एंड पैसेज, ही इज डिससेटिस्फाइड विद हिज ओन एज। किस एज से ये बिलोंग करते थे? विक्टोरियन एज से, और उस एज से ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। ये इसकी सेटिंग कैसी है? पेस्टोरल है, और ये पहले भी बताया था, थाइवसिस में बताया था, ये कंपेनियन पीस है थाइवसिस का। ठीक है, ओरिजिनल आइडिया टू एंटाइटल द पोएम, तो पहले इसका शीर्षक रखा गया था द फर्स्ट मैस्मरिस्ट, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया। इसकी कुछ लाइन्स हैं, ज़्यादा नहीं है। वन एम वन बिजनेस वन डिजायर, गो फॉर दे कॉल यू सेफर्ड फ्रॉम द हिल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो है वो है रग्बी चैपल। ये क्या है? रग्बी चैपल इज एर्नोल्ड्स एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस एर्नोल्ड, द फेमस हेडमास्टर ऑफ रग्बी। तो यहाँ पे देखो दो एलिजीज हैं। पहली है थाइवसिस, किसके ऊपर थी? इनके फ्रेंड ऑथर ह्यू क्लब के ऊपर। ध्यान रखना, रग्बी चैपल जो एलिजी है वो इनके फादर डॉक्टर थॉमस एर्नोल्ड के ऊपर है। तो मैंने कहा है, अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे एलिजीज में पक्का। इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में एलिजीज पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनकी जो पोएम थी वो पब्लिश हुई थी 1867 में। इट इज़ रिटन आफ्टर अबाउट 15 ईयर्स ऑफ डॉक्टर एर्नोल्ड्स डेथ इन 1842। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि कितने साल बाद लिखी गई थी? तो 15 साल बाद लिखी गई थी। 1842 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। इट एक्सप्रेसेस अ लोफ्टी मोरल आइडिया, द एंड ऑफ द पोएम इज अपीलिंग। इसमें कुछ लाइन्स हैं, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। या फिल अप द गैप्स इन अवर फाइल्स, स्ट्रेथन द वेवरिंग लाइन, स्टैब्लिश कंटिन्यू अवर मार्च ऑन टू द बाउंड ऑफ द वेस्ट ऑन टू द सिटी ऑफ गॉड। इसका क्या मतलब हुआ? या फिल अप द गैप्स इन अवर फाइल्स, हमारी फाइल्स में जो गैप्स हैं उनको फिल करो। स्ट्रेथन द वेवरिंग लाइन, स्टैब्लिश, जो डगमगाती हुई रेखा है उसको मजबूत करो। कंटिन्यू अवर मार्च ऑन, अपने मार्च को जारी रखो। टू द बाउंड ऑफ वेस्ट, बर्बादी की सीमा तक। ऑन टू द सिटी ऑफ गॉड, भगवान के शहर की। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग था डॉवर बीच। डॉवर बीच क्या है? एक ये डोवर है जो भी है। डोवर बीच ये एर्नोल्ड की एक एलजी है ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। ये किसी पर्सन के ऊपर नहीं है, ये है ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। जो विक्टोरियन एज में लोग रिलीजियस वैल्यूज जो थे वो उनको बिल्कुल भूल चुके थे, तो इसके ऊपर ये एर्नोल्ड की एलजी है। ये लिखी गई थी 1867 में। एर्नोल्ड फील्स सैड व्हेन ही फाइंड्स द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। द लॉस इज ड्यू टू साइंस एंड ग्रोइंग मटेरियलिज्म। ठीक है, बढ़ती हुई मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद और विज्ञान जो तरक्की कर रहा था, उसमें लोग जो है वो आस्था है उसको एकदम भूल चुके थे। द पोएट ट्राइज टू फाइंड कंसोलेशन इन ट्रू लव। एर्नोल्ड कंपेयर सी विद रिलीजन हियर। एर्नोल्ड जो है वो सी को रिलीजन के साथ कंपेयर करते हैं, पूछा जा सकता है। इसमें कुछ लाइन्स हैं। द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल एंड द मून लाइज फेयर। द सी ऑफ फेथ वॉज बर्न्स टू एट द फुल एंड बाउंड आर सोर।
आ लव, let us be true to one another. Important line है. For the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light nor substitute nor peace nor help or pain. इसका मतलब समझ लेते हैं इस लाइन का. आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे के लिए कैसे बनो, सच्चे बनो. फॉर द वर्ल्ड, उस संसार के लिए विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, जो हमारे सामने पड़ा है सपनों की ज़मीन की तरह. इतना वेरियस, इतना विविध है, इतना सुंदर है, इतना नया है, लेकिन ना तो इसमें जॉय है, ना लव है, ना लाइट है, ना सर्टिट्यूड मतलब ना निश्चितता है, ना पीस शांति है, और ना ही पीड़ा के लिए सहायता है. कुछ भी नहीं. ठीक है, दिखने में बहुत सुंदर है. आगे देखते हैं. शेक्सपियर जो है वो एर्नोल्ड की एक सोनेट है, और ये लिखी गई थी 1844 में, पब्लिश हुई थी 1849 में. इनके पहले वॉल्यूम, तो इनका पहला पोइटिक वॉल्यूम था, मैंने बायोग्राफी में बताया था. नाम ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द स्पीड वेवलव एंड अदर पोएम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एर्नोल्ड, ये पोएम नहीं, ये जो वॉल्यूम है ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है. कब पब्लिश हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है. एर्नोल्ड सेंड्स दिस पोएम टू हिज सिस्टर जेन के इन अ लेटर, एक लेटर में अपनी सिस्टर को भेजते हैं ये. ही पेज ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर हु इज इनकम्प्रहेंसिबल एंड अनफैथमेबल. अनफैथमेबल का मतलब समझ लो, जो अतः होता है, बॉटमलेस होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है. ठीक है, शेक्सपियर इज सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर. ये अक्सर पूछा जाता है. ये एर्नोल्ड ने कहा था, किसके लिए, शेक्सपियर के लिए कहा था. ठीक है, पूछ ली जाएगी ये कोटेशन एग्जाम में, ध्यान रखना. लाइन्स को देखते हैं. All pains the immortal spirit must endure, all weakness which impairs, all griefs which woe, find their soul speech in that victorious pro. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, खासकर ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर. ठीक है, अमर आत्मा को सारे कष्ट सहने होंगे. मेमोरियल वर्सेस देखते हैं. ये इनकी एक कंपोजिशन है, ये भी एक एलिजी ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ. देखो बहुत एलिजी लिखी है एर्नोल्ड ने, तो कंफ्यूज पक्का हो जाओगे, ध्यान रखना है. मेमोरियल वर्सेस जो है वो एक एलजी है किसकी, वर्ड्सवर्थ की डेथ पे. और वर्ड्सवर्थ के सन इन लॉ ने एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी ऑथर से ये एलजी लिखने के लिए. ये लिखी गई थी 1850 में, इसी साल वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी. 74 लाइन्स है, छोटी सी एलजी है. ठीक है, देखते हैं. एर्नोल्ड हैज़ गिवन स्पेस, इसमें इन्होंने स्पेस दिया है वायरन को भी, गोयदे को भी. सोज हिज प्रेफरेंस फॉर वर्ड्सवर्थ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन. गोयदे इज द सेज ऑफ यूरोप. गोयदे को इन्होंने क्या कहा है, सेज ऑफ यूरोप का है. ये ध्यान रखना, ये अक्सर पूछी जाती है ये सारी चीज़ें. वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कंपेयर्ड हियर टैप्स एज अ ब्लाइंड प्रॉफिट ऑफ एंशिएंट ग्रीस. ही आस्क्ड पीपल टू टेक रिफ्यूज इन आर्ट में सवाल लेने को बोला है लोगों से. एर्नोल्ड जो है वो वायरन को भी प्रेज करते हैं फॉर हिज फोर्स. ही कॉल्स गोयदे द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज. ये भी पूछा था एग्जाम में. वायरन बिकम्स अ टाइटैनिक स्पाइस. ठीक है, और वर्ड्सवर्थ सबसे ज़्यादा सुपीरियर है. लाइन्स हैं कि फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, ओ रोथा विद दाई लिविंग वेव, सिंग दाई वेस्ट फॉर फ्यू और नन, हियर दाई वॉइस, नाउ ही इज गॉन. अबाउट वायरन एर्नोल्ड सेड ही टॉट अस लिटिल. ये लाइन नहीं, ये एक पॉइंट है. बायरन के बारे में एर्नोल्ड ने कहा था कि ही टॉट अस लिटिल. नेक्स्ट है सोराब एंड रूस्तम एंड एपिसोड. ये एर्नोल्ड की एक नैरेटिव पोएम है. नैरेटिव पोएम जिसमें कोई कहानी सुनाई जा रही है. ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 1853 में, ब्लैंक वर्स में पोएम है. इट बिकॉम्स द पैथेटिक एंड ऑफ सोराब एट द हैंड ऑफ इट्स ओन फादर रूस्तम. तो सोराब जो है उसका पैथेटिक एंड है. ठीक है, किस वजह से उसका अंत हुआ, एट द हैंड ऑफ उनके खुद के पिता रूस्तम के द्वारा. और रूस्तम कौन था, द लीडर ऑफ द पर्शियन फोर्स. ये ध्यान रखना है, पर्शियन फोर्स का लीडर कौन था, रूस्तम. ठीक है, और सोराब जो था वो लीडर किसका था, टार्टार्स का. ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, पूछी गई है एग्जाम में. इज फैटली बाउंडेड. द रूस्तम वांट्स टू कमिट सुसाइड, सोराब आस्क हिम नॉट टू डू सो. लाइन्स हैं कुछ, देखते हैं. फादर फोरबियर, फॉर आई वट मीट टुडे द डूम विच एट माई बर्थ वॉज रिटन डाउन. ठीक है, उस डूम से मुझे आज मिल रहा होगा जो मेरे जन्म पे ही लिख दिया गया था, इन हेवन, स्वर्ग में. एंड दाउ आर्ट हेवंस कॉन्शियस एंड. जो स्टोरी है वो ली गई है फिरदौसी की शाहनामा से, ये भी ध्यान रखना है. वक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूस्तम के हॉर्स का नाम है, और रूस्तम को पर्शियन के एक्लीज के द्वारा भी जाना जाता था. ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं. बाकी अभी इनके वर्क्स बचे हुए हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास.